और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गायक कन्हैया मित्तल कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने स्पष्ट किया है। और इसी के साथ ही कहा जा रहा है कि सिर्फ 48 घंटे के अंदर कन्हैया मित्तल का ये यू टर्न है। आपको बता दें, ज्यादा वक्त नहीं हुआ। ये दावा किया गया था कि कन्हैया मित्तल ने कहा है कि अगर उनको कांग्रेस में शामिल होने का मौका मिले तो उन्हें कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि विचारधारा और प्रभु की सेवा तो किसी भी पार्टी में रह करके की जा सकती है। उसके बाद उनकी आलोचना हो रही थी और खास तौर पर उनके मशहूर गाने के बोल के आधार पर लोग उनको ट्रोल कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने गाना गाया था जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब वो राम विरोधी पार्टी में जाना चाहते हैं। लगातार कन्हैया मित्तल निशाने पर बने हुए थे और अब उन्होंने अपनी स्थिति को स्पष्ट किया है और कहा है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस में जाने की बात कहने पर उन्होंने माफी तक मांगी है और यह भी कहा है कि मैं नहीं चाहता किसी सनातनी का भरोसा टूटे। और जब से कन्हैया मित्तल ने ये बयान दिया था वो बहुत से लोगों के निशाने में आ गए थे और उन्होंने तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि वो हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं, वहां पर विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और उन्होंने इस तरह क्या अपॉर्चुनिस्ट की तरह उन्होंने यहां पर इस मौके को लपकने की कोशिश की है। वो लगातार सफाई भी दे रहे थे कि उन्होंने जो गाना गाया था वो बीजेपी के लिए नहीं गाया था बल्कि मुख्यमंत्री योगी के लिए गाया था। लेकिन चारों तरफ से वो घिर गए थे। बीजेपी समेत समान विचारधारा वाले लोग जो हैं वो उनको ट्रोल कर रहे थे और उनको अवसरवादी करार दे रहे थे। तो अब 48 घंटे में कन्हैया मित्तल ने यू टर्न ले लिया है और कहा है कि वो कांग्रेस में शामिल नहीं होंगे। आपको सुनवाते हैं क्या कहा है कन्हैया मित्तल ने। जय श्री राम। पिछले 2 दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें। और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है, जब कोई अपना गलती करता है तो कोई अपने ही हैं जो तंग होते हैं, परेशान होते हैं। तो मुझे लगा कि मेरे मन की बात गलत है और इसको मैं वापस लूं और आप सबका धन्यवाद करूं, सपोर्टर्स का, प्यार करने वालों का। आप ऐसे ही जुड़े रहें, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। शहर शहर ई रिक्शा लोगों के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। कई शहरों में अवैध तरीके से ई रिक्शा चल रहे हैं जिसकी वजह से जाम लग जाता है और लोग परेशान हो जाते हैं। न्यूज़ 18 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची है, इनका रियलिटी चेक किया है, देखिए। जब ई रिक्शा सड़कों पर उतारे गए तो माना जा रहा था कि इनसे प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी, लेकिन अब ई रिक्शा कई शहरों में समस्या की वजह बन गए हैं। ई रिक्शा चालक ट्रैफिक नियमों को तोड़कर सड़कों पर जाम की वजह बन रहे हैं। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में करीब 25,000 ई रिक्शा हैं, लेकिन सैकड़ों ई रिक्शा रजिस्टर्ड नहीं है और अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। नाबालिग बच्चे भी ई रिक्शा चलाते हुए देखे जा सकते हैं, जो एक्सीडेंट की वजह भी बनते हैं। जाम की समस्या से जूझ रहे शहर वासियों को इस जाम से निजात दिलाने के लिए जहां एक और ट्रैफिक पुलिस ने तमाम सेक्टर्स बनाए हैं, डाइवर्जन्स किए हैं, तो वहीं ई रिक्शे के लिए एक रूट भी बनाया, मगर ई रिक्शा चालक हैं कि इस बात को मानने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 टीम रावतपुर पे खड़ी, आप देखिए जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, ट्रैफिक का सब इंस्पेक्टर उन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है मगर लोग हैं कि मानते नहीं। और उनको ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर बता रहे हैं क्योंकि जहाँ चाहें वो अपनी ई रिक्शा खड़ा कर देते हैं, कहीं बच्चे चला रहे हैं, कहीं अराजक तत्व आ रहे हैं। और ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के लिए सबसे बड़ी समस्या है, तो इनको समझाएं कैसे। और हर 2 या 3 मिनट पर ई रिक्शा पहुंच जाते हैं। कुछ ऐसे ई रिक्शा होल्डर्स हैं जो ट्रैफिक के सब इंस्पेक्टर इनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी ये लोग नहीं मानते। सर, कितना टफ होता है इनको समझाना सर, ई रिक्शा को? बहुत टफ होता है सर इनको समझाना यहाँ पर सर अराजकता फैलती है कि नहीं सर? जी सर, यहाँ सर बहुत फैलती हो और सर हम इनको बहुत समझाते हैं सर। यहाँ पर मानते क्यों नहीं सर? बोलो मानते उनका चालान हो रहा है सर। ई रिक्शा के कारण जो हाल कानपुर में दिखा वैसा ही कुछ हाल प्रयागराज में भी देखने को मिला। प्रयागराज में सैकड़ों ई रिक्शा अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं। यहाँ करीब 22,000 ई रिक्शा रजिस्टर्ड हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इससे कहीं ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर हैं, जिसके कारण रास्तों पर जाम लगा रहता है।
जनवरी 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होना है। ऐसे में शहर में ई रिक्शा के रूट और कलर कोडिंग करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि ई रिक्शा कुंभ के दौरान परेशानी का सबब न बन जाएं। संगम नगरी प्रयागराज में ई रिक्शा की बाढ़ आ गई है और बेतरतीब ढंग से जो ई रिक्शा का संचालन हो रहा है यह लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। संगम नगरी प्रयागराज की अगर बात करें तो संगम नगरी प्रयागराज में करीब 22,000 ई रिक्शा आरटीओ दफ्तर में रजिस्टर्ड हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इसे नाबालिग भी संचालित कर रहे हैं। कई ऐसे रिक्शाज हैं जिन पर नंबर प्लेटें नहीं लगी होती हैं और जितने रजिस्टर्ड ई रिक्शा है आरटीओ दफ्तर में उससे कहीं ज्यादा ई रिक्शा बगैर रजिस्ट्रेशन के भी संचालित हो रहे हैं। साफ बात यह है कि ई रिक्शा के संचालन से जगह जगह जाम की स्थिति रहती है, आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं, लोग दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं। कार्रवाई की अगर बात करें तो इसके लिए कार्रवाई भी समय समय पर की जाती है। आरटीओ और पुलिस की ओर से ड्राइव चलाया जाता है, लेकिन अधिकारियों का यह कहना है चूंकि गरीब तबके के लोग ई रिक्शा चलाते हैं इसलिए ज्यादा कार्रवाई या ज्यादा जुर्माने से बचा जाता है। गोरखपुर में भी ई रिक्शा को लेकर नगर निगम ने कई बार नियम कानून बनाने की कोशिश की, लेकिन रिजल्ट सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहे। रूट निर्धारित किए गए, लेकिन नियमों को तोड़कर ई रिक्शा का संचालन होता रहा, जिसके कारण कई रूट पर जाम देखने को मिलता है। ई रिक्शा के संचालन को लेकर गोरखपुर में भी कई बार नियम कानून बनाने की कोशिश हुई, रूट निर्धारण की कोशिश हुई, लेकिन जितनी बार भी ये कोशिश हुई वो ढाक के तीन पात हुए। हमेशा ई रिक्शा चालक अपने हिसाब से रूटों का संचालन करते रहे। हालांकि कितने ई रिक्शा चल रहे हैं इसको जानने के लिए एक बार ई रिक्शे पे बाकायदा नंबरिंग की गई और नंबरिंग करके ये जानने की कोशिश की गई कि शहर में कितने ई रिक्शे चल रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है इन ई रिक्शा के साथ, ये जहाँ पे भी सवारी देखते हैं तुरंत अपनी ई रिक्शे को रोक देते हैं। ये यहाँ तक भी नहीं देखते हैं कि पीछे से कौन आ रहा है, आगे उसमें कौन आ जा रहा है। गाजियाबाद में ई रिक्शा के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने बीते 2 सितंबर से डासना से लेकर पुराने बस अड्डे तक और पुराने बस अड्डे से लेकर चौधरी मोड़ तक ई रिक्शा पर बैन लगा दिया था, जिसको लेकर ई रिक्शा चालकों ने विरोध प्रदर्शन किया और सड़क पर जाम लगा दिया। बताया जाता है कि गाजियाबाद में भी रजिस्टर्ड ई रिक्शा से कहीं ज्यादा ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ रहे हैं, जो जाम की वजह बनते हैं। शहर में जगह जगह लगने वाले जाम के चलते ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें बीती 2 सितंबर को ये आदेश जारी किया गया था कि डासना से लेकर इसी पुराने बस अड्डे तक जो टिर्री हैं जिन्हें ई रिक्शा कहा जाता है वो पूर्णतः प्रतिबंधित हो जाएंगी। तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। व्यस्तम चौराहे पे हम खड़े हैं, यही वो रोड है जिस पे कि ट्रैफिक पुलिस ने ये एडवाइजरी जारी की थी कि बीती 2 तारीख से यहाँ पर जो डासना की तरफ से जो आ रहे हैं ई रिक्शा और यहाँ बस अड्डे तक आते हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वहीं इसी कड़ी में दूसरी ओर ट्रैफिक पुलिस ने एक नई एडवाइजरी जारी करते हुए ये भी कहा है कि इसी चौराहे से यानी कि पुरानी बस स्टैंड से लेकर जो चौधरी मोड़ की तरफ रास्ता जा रहा है उस पर भी आगामी 12 सितंबर से जो ई रिक्शा है उन्हें पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। साफ है कि कई शहरों में अवैध ई रिक्शा न सिर्फ परेशानी का सबब बन रहे हैं, बल्कि इनसे गलत तरीके से कमाई भी की जा रही है। लिहाजा इस अवैध ई रिक्शा संचालन पर लगाम लगाने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सड़कों पर जरा सी लापरवाही मौत की वजह बन सकती है। यूपी के कई शहरों में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ये रिपोर्ट देखिए। नजर हटी और दुर्घटना घटी। 4 शहरों में लापरवाही के कारण हादसों की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ। तेज रफ्तार कार ने महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। रोड क्रॉस करते समय हादसा हुआ। हादसे के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डिडौली कोतवाली क्षेत्र का मामला है। देखिए, ये महिला सड़क पार कर रही थी, तभी तेज रफ्तार कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। महिला कई फीट उछलते हुए दूर जा गिरी और उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी ओर बदायूं में ट्रैक्टर पलटने से युवक और एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। बताया जा रहा है एक दूसरी ट्रैक्टर ट्रॉली को बचाने की वजह से ये हादसा हुआ है।
वहीं आगरा में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार कार नामी रेस्टोरेंट के अंदर घुस गई। इससे रेस्टोरेंट में लगे शीशे टूट गए और एयरबैग खुलने से कार चालक की जान बच गई। पुलिस तहरीर के आधार पर कानूनी कार्रवाई कर रही है। बरेली से दिल्ली आनंद विहार बस पलट गई। बताया जा रहा है कि चालक की झपकी आने के बाद बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में 60 यात्री सवार थे, जबकि एक यात्री की मौत हो गई। बस में सवार दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए सीएचसी मीरगंज में भर्ती कराया। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। एटा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार रोडवेज बस ने बाइक सवार 2 लड़कों को रौंद दिया। हादसे में एक लड़के की मौके पर मौत हो गई, वहीं एक लड़का गंभीर रूप से घायल हुआ है। घायल लड़के को गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर किया गया है। एटा के कोतवाली देहात क्षेत्र का मामला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उधर महाराष्ट्र के नागपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक गाड़ी ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी है। देखिए रिपोर्ट। तूफानी रफ्तार में गाड़ियों को टक्कर मारकर गुजरती इस कार को देखिए। देर रात इस कार ने नागपुर की सड़क पर ऐसा कोहराम मचाया कि देखने वालों का कलेजा कांप उठा। ये कार किसी छोटे मोटे शख्स की नहीं, बल्कि महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे साकेत बावनकुले के नाम पर है। जानकारी के मुताबिक देर रात साकेत की लग्जरी कार रामदासपेट इलाके में तेज रफ्तार में गुजरी। इस दौरान कार ने सबसे पहले एक स्कूटी को टक्कर मारी, जिसमें 2 लोगों को गंभीर चोट आई। टक्कर के बावजूद कार सवार ने अपनी कार को नहीं रोका और 2 कारों को टक्कर मारते हुए मौका वारदात से फरार हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी और कार का पीछा किया। मनकापुर पुल के पास कार को किसी तरह रोक लिया गया, तभी कार सवार आरोपी मौके से रफूचक्कर हो गया। सेंटर पॉइंट होटल के सामने ये घटना हुई है। एक कार ने 2 कार और एक बाइक को डैश करके वो भाग गई है और भाग गई थी। जख्मी कोई नहीं था उसमें और उसका गुना दाखिल कर दिया है। दोनों आरोपियों को अरेस्ट भी कर लिया है और मेडिकल जांच भी करवा ली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बाकी की तलाश की जा रही है। इतना ही नहीं, नागपुर पुलिस ने देर रात महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे साकेत बावनकुले से भी पूछताछ की है। घटना को लेकर चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि गाड़ी जरूर उनके बेटे के नाम पर है, लेकिन उसका इस हादसे से कोई लेना देना नहीं है। माझ्या मुलाच्या नावाने ती गाडी आहे आणि पोलिसांनी पूर्ण चौकशी केली पाहिजे। कुणालाही वेगळा न्याय लावू नये आणि पोलीस इन्क्वायरीमध्ये जे जे दोषी असतील त्यावर ती कारवाई केली पाहिजे। वहीं हादसे में बीजेपी नेता का नाम आते ही सियासत भी शुरू हो गई। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट कर लिखा, कल्पना करें कि अगर उनके पिता बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं होते और उनका उपनाम बावनकुले नहीं बल्कि ठाकरे या पवार होता तो पूरी बीजेपी भड़क जाती और आक्रोश में आ जाती। अपने विरोध पर फर्जी कहानी गढ़ने में सक्षम पार्टी की जब खुद की बात आती है तो चुप रहती है। हिट एंड रन ने सियासी शोर को धार दे दी है। मामले की जांच और बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस की रेड भी जारी है।